हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट्स स्कोप आवर चैनल। मेरा नाम है ललित गौतम एंड यू आर कवरिंग फिजिक्स पार्ट ऑफ क्लास 11th एंड 12th विद मी. ओके, सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड वी आर हैव ऑलरेडी कवर्ड और चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं. दिस इज लेक्चर नंबर 2. ओके, इन आवर फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड कि यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर उन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं. सेकेंड वन इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़. ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी हो सकती है, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर 7 इन नंबर. वो टोटल 7 होती हैं और उनके अलावा हमने दो क्वांटिटीज और की थी. वन वॉज प्लेन एंगल एंड अनदर वन वॉज सॉलिड एंगल. ओके, तो प्लेन एंगल हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. लेट्स डिस्कस और आई कैन से रिवाइज कर लेते हैं. प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क लेंथ एंड रेडियस. ओके, इट इज रेशियो, ये रेशियो होती है. तो प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा से. ऑल राइट, और ये होगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. ओके, अगर ये सर्कल है, दिस इज आर रेडियस एंड लेट्स से दिस इज आर्क लेंथ. ये कोई भी आर्क लेंथ हो सकती है. सो प्लेन एंगल जो है कौन सबटेंड करता है? एक आर्क सबटेंड कर सकती है, राइट? एक आर्क, क्योंकि हम आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं एक प्लेन पर. और जो सॉलिड एंगल होगा वो एक एरिया सबटेंड करेगा, एक प्रॉपर एरिया होगा जो सेंटर पर क्या सबटेंड करेगा? सॉलिड एंगल. बट दिस इज आर्क ऑफ लेंथ L. ऑल राइट, सो इट विल सबटेंड एंगल थीटा. ये कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर बनाएगा. ठीक है, हम इस एंगल को डिफाइन कर सकते हैं विद दिस डेफिनेशन कि एंगल होता है दिस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. सो थीटा इज इक्वल टू L बाय R. ऑल राइट, और ये हम मेजर करते हैं. दिस इज द फॉर्मूला और ये हमें रिजल्ट देता है इन यूनिट रेडियन. हम यहाँ पर यूज करते हैं रेडियंस, राइट? अभी तक हमें डिग्रीज में यूज करने की आदत थी. हम कहते हैं इसे 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री. एंड अगेन कंप्लीट जब हम कवर कर लेते हैं तो इट इज 360 डिग्रीज. ऑल राइट, सो दिस वाज इन डिग्रीज. ये डिग्रीज में हम एंगल्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, बट रेडियन में हम अब कैसे करेंगे? 0 डिग्री विल बिकम 0 रेडियन. वो 0 ही रहेगा जो 0 डिग्री है. जो 90 डिग्री है वो बन जाता है पाई बाय 2 रेडियंस. ओके, 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 रेडियंस. कैसे? बिकॉज दिस इज 1/4. अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं फॉर 90 डिग्री, ठीक है, हमें क्या करना होगा? थीटा कैलकुलेट करना होगा. नाउ आर्क लेंथ इज दिस. अब आर्क लेंथ यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट एंड दिस इज 1/4. ये क्या है? 1/4 है सर्कमफ्रेंस का. सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर. दिस इज सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर कंप्लीट, और ये सिर्फ उसका 1/4 पार्ट है, दिस आर्क लेंथ. सो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर अपॉन 4. तो ये तो होगी मेरी लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. तो रेडियस भी डिनोमिनेटर में आएगा, राइट? रेडियस से रेडियस कैंसिल एंड दिस 2 विल कैंसिल दिस 4. बचा क्या? पाई बाय 2. वी आर लेफ्ट विथ पाई बाय 2. तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस. अब हमें रेडियंस में एंगल्स को डिफाइन करना है या फिर बोलना है. ऑल राइट, 180 डिग्री जो है, नाउ आई शुड इरेज दिस पार्ट. ओके, नाउ 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई रेडियंस. एग्जैक्टली पाई बन जाएगा बिकॉज दिस सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर. तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस कितना हो जाता है? पाई आर. और हम डिवाइड करेंगे रेडियस से जैसा कि फॉर्मूला है, राइट? तो पाई आर अपॉन आर, आर विल बी कैंसिल. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस. 270 डिग्री विल बिकम 3 पाई बाय 2 रेडियंस. ओके, इट विल बिकम 3 पाई बाय 2 रेडियंस एंड 360 डिग्री विल बिकम 2 पाई रेडियंस कंप्लीट. ऑल राइट, तो अब हम ये कह सकते हैं कि पाई रेडियंस, अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं. 90 डिग्री इज इक्वल टू दिस, 180 इज इक्वल टू दिस. सो लेट्स टेक दिस वन कि पाई रेडियंस इक्वल है 180 डिग्री के, राइट? पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 1 रेडियन हो जाएगा
वी आर सिंपली यूजिंग यूनिटरी मेथड, वो हो जाएगा 180 अपॉन पाई, पाई डिनोमिनेटर में आ गया, इतने डिग्रीज। ऑलराइट, सो 1 रेडियन इतनी डिग्रीज के इक्वल होता है। अगर हमें कोई भी एंगल रेडियंस में गिवन है, कोई भी एंगल अगर हमें रेडियंस में गिवन है तो आप उसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस 180 अपॉन पाई डिग्री, राइट। सो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें डिग्री से रेडियन में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि 180 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ऑलराइट, और अगर हम करना चाहते हैं इसका रिवर्स, ऑलराइट, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ऑलराइट, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180। अब 180 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 180 रेडियंस। ऑलराइट, सो 1 डिग्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियंस में। सिमिलरली अगर कोई भी एंगल डिग्रीज में होगा, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी नो 1 डिग्री इक्वल है पाई अपॉन 180 रेडियंस के इक्वल होता है। ऑलराइट, ओके, सो वी आर डन विद दिस पार्ट, दैट इज प्लेन एंगल। ये हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, और इसी तरह से हम सारे एंगल्स को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 डिग्री, अगर मुझे 30 डिग्री को लिखना है रेडियंस में, सो आई नो 1 डिग्री क्या था, पाई अपॉन 180 रेडियंस। ओके, दिस इज, और मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल, दिस 3 विल कैंसिल 6, ये बन जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियंस। 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन। 30 डिग्री लगभग यहाँ होता है, दिस एंगल 30 डिग्री, ये हो जाएगा पाई अपॉन 6। ओके, उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, 45 डिग्री, जो कि दिस इज पाई बाय 2, राइट। तो हम 45 डिग्री पढ़ते हैं, फिर हम 60 डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस हो गया है। सिमिलरली हम कन्वर्ट कर सकते हैं 45 डिग्री को भी। ओके, सेम हम यूज करेंगे, 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है। सो 45 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या है, 1 डिग्री में होते हैं पाई अपॉन 180 रेडियंस। सो हम ये यूज करेंगे, 45 यहां से जाएगा 4 से। ओके, सो इट विल बिकम पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4। ऑल राइट, एंड सिमिलरली यू कैन चेक फॉर दिस 60 डिग्री, जो 60 डिग्री होता है जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे, इट विल कम आउट एज पाई बाय 3 रेडियंस। तो हम इसी तरह से किसी भी एंगल को अगर हमें डिग्रीज में गिवन है तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड रिवर्स भी हम कर सकते हैं। तो आपको एक कन्वर्जन फैक्टर जो है ध्यान रखना है, और अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर याद नहीं रहता तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो कंप्लीट एंगल होता है जिसे हम 180 डिग्री कहते हैं, राइट, इसी को हम रेडियंस में पाई रेडियंस कह देते हैं। तो अगर आपको ये जो चीज़ है ये याद है, अगर आपको कुछ और याद नहीं आया तो रिमेंबर दिस थिंग कि 180 डिग्री जो हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना कन्वर्जन फैक्टर बना सकते हैं। अगर आपको ये ध्यान है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जैसा कि हमने कहा एक एरिया सबटेंड करता है। सॉलिड एंगल के लिए हमें क्या चाहिए, एक एरिया चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एरिया, और ये एरिया कुछ तो होगा, आई मीन नंबर में। सो लेट्स से दिस एरिया इज एस, इस एरिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एस, और ये स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, आर। तो हम सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ओम इस सिंबल के साथ में। ऑलराइट, फॉर्मूला बन जाता है सरफेस एरिया, जो भी सरफेस एरिया वो एंगल बना रहा है, दैट एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, जिसकी जो यूनिट होती है वो
ऑब्वियसली प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी, रेडियन, तो इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला। ओम से हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड एंगल को। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशंस में होगा, है ना, वो प्लेन पर हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसे सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द सरफेस एरिया एंड दिस इज आवर एंगल, ये सॉलिड एंगल है, जैसा एक कॉन बनाती है, राइट। हम एक कॉन को देखते हैं जैसे कॉनिकल फिगर होता है, सेम उसी तरह से, ठीक है। सो दिस सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। सो अगर हमें बात करनी हो कंप्लीट स्फीयर जो है, जैसे मुझे पता है कि कंप्लीट सर्कल, राइट, दिस इज सर्कल, और सर्कल क्या बनाता है, प्लेन एंगल बनाता है, तो मुझे पता है सर्कल जो कंप्लीट एंगल बनाता है वो होता है 2 पाई रेडियंस, राइट, क्योंकि सर्कमफ्रेंसेस 2 पाई आर, और उसे हम रेडियस से डिवाइड कर देंगे, रेडियस से रेडियस कैंसिल, बचा 2 पाई रेडियंस। तो जो कंप्लीट सर्कल है वो 2 पाई रेडियंस एंगल बनाता है। सिमिलरली अगर हमें कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं तो वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ठीक है, उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया लेना होगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जैसा कि फॉर्मूला है, राइट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, हमारा आंसर हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ऑलराइट, सो दिस इज आवर एंगल। अगर हमसे पूछा जाता है कि हेमीस्फीयर, राइट, अभी तो हमने कंप्लीट स्फीयर की बात की, तो वो कितना एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल, 4 पाई स्टेरेडियन। यूनिट का भी आपने ध्यान रखना है, और मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो इट इज 4 पाई स्टेरेडियन, ओके। एंड अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो सीधी सी बात है, हेमिस्फीयर उसका आधा ही बनाएगा, दैट मीन्स 2 पाई स्टेरेडियन, राइट। तो अगर कोई भी एरिया हमें गिवन हो, नाउ हाउ कैन वी डिफाइन 1 रेडियन एंड 1 स्टेरेडियन। अब हमें दोनों क्लियर है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल की डेफिनेशन। तो अगर हमें डिफाइन करना पड़े कि 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री अगर हमसे कोई पूछता है तो हमें पता है कि हमने इस सर्कल को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, और एक क्वाड्रेंट को हम 90 पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो एक पार्ट होता है उसे हम कह देते हैं 1 डिग्री, जब हम डिग्रीज की बात करते हैं। बट व्हाट इज 1 रेडियन? अगर मुझे 1 रेडियन डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? नाउ द फॉर्मूला फॉर एंगल वाज थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, राइट। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये 1 कब आएगा? दिस इज रेशियो, और कोई भी रेशियो 1 कब आती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल सेम। यानी कि अगर ये आर्क लेंथ किसके इक्वल हो, रेडियस के इक्वल हो, तो वो एंगल क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम देख सकते हैं कि दिस इज रेडियस, तो हमें यहां जितनी ये रेडियस है हमें उतना ही क्या लेनी होगी, यहाँ उतनी ही बड़ी आर्क लेंथ लेनी होगी, लेट्स से ये, ठीक है। सो दिस आर्क लेंथ नाउ L इज इक्वल टू R, ओके। दिस आर्क लेंथ L इज इक्वल टू R एंड दिस इज आवर रेडियस R। तो ये जो एंगल बना रहा है ये इतना बड़ा, दिस एंगल इज 1 रेडियन, ओके। तो 1 रेडियन कब होगा? व्हेन L इज इक्वल टू R, ओके। जब L किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा, उस टाइम पर हम कहेंगे कि एंगल सबटेंडेड इज 1 रेडियन, ओके। इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करना हो, दैट मीन्स सॉलिड एंगल के लिए, तब हम कहेंगे, इसका फॉर्मूला था ओम इज इक्वल टू S अपॉन R स्क्वायर। तो अगर किसी स्फीयर में हम देख रहे हैं जो सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया किसके इक्वल है, S किसके इक्वल होना चाहिए, R स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सरफेस एरिया जो एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट, दिस इज आवर सॉलिड स्फीयर, ये हमारा प्लेन एंगल के लिए था, और लेट्स से कि ये एक सॉलिड स्फीयर का इतना हम सरफेस एरिया ले रहे हैं, एंड दिस सरफेस एरिया S इज इक्वल टू R स्क्वायर, वो रेडियस के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो वो जो एंगल बनाएगा वो होगा 1 स्टेरेडियन। व्हेन हम लिख सकते हैं व्हेन
surface area S is equal to R square. All right, so this will be definition for one steradian जो कि solid angle है. All right, so that was all about plane angle and solid angle. हमने थोड़ा पार्ट इसका लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एंड दिस इज अगेन हमने यहाँ पर 1 रेडियन 1 स्टेरेडियन को डिफाइन किया. हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन से डिग्रीज और डिग्री से रेडियन, वो हमने सीखा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डायमेंशन. अब हम डायमेंशनल एनालिसिस करने वाले हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? ओके, पहले हम डायमेंशन देख लेते हैं. द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. अब हमें पता है 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि 7 होती है टोटल इन नंबर, और उसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट. तो हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम डिराइव कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से. तो हम जब उसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब हम लिख रहे हैं एरिया, ठीक है. सो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट वी नो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही एक टाइप की क्या है, लेंथ है, राइट. मतलब अगर हम देखें व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी हेयर, तो लेंथ की भी क्या है, लेंथ. ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ ही है. सो दे बोथ आर लेंथ. लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट मीन्स लेंथ का क्या हो गया, स्क्वायर. सो लेंथ का हो गया स्क्वायर. ऑलराइट, सो दिस इज एरिया जो कि क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है, और इसे हमने रिप्रेजेंट किया किसकी टर्म्स में, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लेंथ यूज हुई है. मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, वो सब यहाँ पर यूज नहीं हुए. वो डिपेंड करेगा डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज पर, राइट. ये एरिया है, इसमें सिर्फ लेंथ पर ही डिपेंड कर रहा है. तो डायमेंशन क्या होता है, अब हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं. अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि मास हमें नहीं नजर आ रहा, तो अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं तो वी कैन राइट m, लेकिन हमें पता है मास यहाँ पर यूज नहीं होगा. मास एरिया की डायमेंशन में नहीं आता, तो मास की पावर हम क्या यूज कर सकते हैं, 0. बिकॉज किसी की भी पावर 0, एक्सपोनेंट में अगर 0 है तो वो 1 बन जाता है, राइट. तो इट डजेंट मैटर ये है या फिर नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो m की पावर 0, l की पावर क्या है 2, और टाइम भी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो अगेन वी विल पुट 0, ठीक है. ये भी सिर्फ रफ सा एनालिसिस हम कर रहे हैं. तो हमने ये देखा कि ये जो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम, उन्हें हमने कितनी पावर से रेज किया. फॉर एग्जांपल मास को हमने पावर 0 से ही रेज किया है, लेंथ को पावर 2 से, और टाइम को पावर 0 से हमने रेज किया. सो दीज नंबर्स these are dimension. okay, again हम definition देखते हैं. the dimensions of a physical quantity, किसी भी physical quantity के जो dimensions होंगे are the powers to which base quantities, ये है हमारी base quantities, और जिन powers से हमने अपनी base quantities को raise किया है, ठीक है, are raised to represent that quantity, उस quantity को represent करने के लिए. alright, so ये जो numbers होते हैं these are dimension. alright, अब हमें एग्जैक्टली कैसे रिप्रेजेंट करना है डायमेंशंस को, वो हम देख लेते हैं. हमें हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना होता है. ओके, यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है. राउंड अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के अराउंड, टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी. किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है. अब यह कि मैकेनिक्स के अंदर जैसे ऑल फिजिकल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस L, M एंड दिस इज टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम. बिकॉज मैकेनिक्स में देखिए हम किससे डील करते हैं, मोशन की ही बात करते हैं. हम टेम्परेचर के बारे में, करंट के बारे में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनकी बात नहीं करते हैं. हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ, मास और टाइम से हमारा काम चल जाता है मैकेनिक्स में. ऑलराइट, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, दिस इज मास एंड दिस इज टाइम. तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना होगा. अगर हमें रिप्रेजेंट करना है लेट्स से डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी क्या है, फोर्स. ओके, क्वांटिटी क्या है, फोर्स, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे फोर्स के अराउंड, ठीक है. तो जब हम नॉर्मली फोर्स लिख रहे हैं तो हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे. फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट. ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला. बट जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तब हमें उसका फॉर्मूला नहीं लिखना है, हमें उसका
डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, हमें उसका नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायमेंशन बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हम फोर्स की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द थिंग इज कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना होगा टू रिप्रेजेंट, ऑलराइट, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स, जहां पर हम देखेंगे डायमेंशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं V से, ऑलराइट, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। वॉल्यूम, हमें पता है वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ वेट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो ये भी लेंथ है, ये भी मीटर्स में ही मेजर की जाएगी, ब्रेड्थ हाइट तीनों मीटर्स में ही मेजर करोगे आप, तो ये भी तीनों ही क्या है, लेंथ है। ओके, तो आप क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन जो यहाँ पर यूज हुई वो क्या है, लेंथ। तो आप लिख सकते हो दिस इज L टू द पावर 3। हम इस 3 को बाहर रखेंगे, ठीक है। दिस इज लेंथ और ये हो गया उसका, ठीक है, क्यूब, बिकॉज इट इज कमिंग 3 टाइम्स। अब सिमिलरली अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो, हमारा सिंबल रहता है रो, ओके। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यहाँ पर यूज करेंगे, इक्वल टू, अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके, दिस इज वॉल्यूम। और मास की डायमेंशन क्या होगी, हम लिखेंगे कैपिटल M, ठीक है। यहाँ पर हम सारे कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दिस इज कैपिटल M। और वॉल्यूम के लिए हो जाएगा L क्यूब, जो हमने ऊपर डिराइव किया, L क्यूब। अब हम डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रखेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में उसकी नेगेटिव पावर बना के ऊपर ले आएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, मास एज इट इज है, ठीक है। एंड लेंथ जब हम लिखेंगे तो उसका हो जाएगा पावर -3, बिकॉज इट इज क्यूब इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3, टाइम यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अगर हम फिर भी लिख रहे हैं तो हमें पावर 0 यूज करनी होगी, और मास की पावर क्या है, 1। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस बताओ, तो आपको सिर्फ डायमेंशंस बताने होंगे कि डेंसिटी के डायमेंशन है, मास में उसका डायमेंशन है 1, लेंथ में उसका डायमेंशन है -3, आपने साइन के साथ ही बताना है -3, और टाइम में उसका डायमेंशन क्या है, 0। तो जिसमें भी उसका डायमेंशन 0 है, दैट मीन्स डेंसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। बेसिकली ये डायमेंशन हमें क्या बताते हैं कि कोई भी क्वांटिटी, हमारी कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी लेट्स से, ठीक है, वो हमारी बेस क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मास में उसका डायमेंशन है 1, तो दैट मीन्स वो मास पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। लेंथ में उसका डायमेंशन है -3, तो नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि लेंथ के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी वो -3 आ रहा है उसका डायमेंशन, ठीक है। तो यानी कि अगर लेंथ को हम डबल करते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ को हमने डबल किया, तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है, बिकॉज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और -3 है डायमेंशन, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, दैट मीन्स वो 8 के फैक्टर से आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो डायमेंशंस हैं वो हमें बताती हैं कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड कर रही है, ऑलराइट। नाउ अब देखते हैं स्पीड के लिए, एक्सेलरेशन के लिए और फोर्स के लिए। अभी मैं बाकी का जो पार्ट है वो इरेज कर देता हूँ, ओके। चलिए अब हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड होता है, अगर फॉर्मूला देखा जाए स्पीड का, तो इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये क्या होता है, स्पीड, ऑलराइट। तो डिस्टेंस इज लेंथ, टाइम इज टी। तो स्पीड को हम अगेन v से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेलोसिटी या फिर स्पीड दोनों का एक ही होगा, ठीक है। लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ में तो इसका डायमेंशन यही हो जाएगा l, और टाइम में भी एज इट इज। अब हम डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रखते हैं, उसे ऊपर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा l एंड t
ओके, -1। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर हम एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, एल टी टू द पावर -1। ओके, दिस इज टी टू द पावर -1। ओके, अलग अलग लिखने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो स्पीड या फिर वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो लेंथ में 1 है और टाइम में क्या है, वो -1 है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है क्लास 9th में। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे तो हम स्मॉल ए से करते हैं, राइट। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब किसी भी, अब आप देख ही रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो हमें उसका ओरिजिनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। हमें उसका ओरिजिनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब ये देखिए, वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन हम जानते हैं क्या है, यहाँ पर भी वेलोसिटी का ही डायमेंशन यूज होगा और नीचे क्या होगा, टाइम का डायमेंशन होगा। अब हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि वेलोसिटी के डायमेंशन में से वेलोसिटी का डायमेंशन सब्ट्रैक्ट कर दिया और वो 0 कर दिया, नो। जब हम मास के अंदर से अगर मैंने 10 kg में से 2 kg सब्ट्रैक्ट किया, सो इट इज़ नॉट जस्ट 8, वो 8 kgs ही है, राइट। डायमेंशन, जब हम सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को क्या करते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज 10 kg, दिस इज 2 kg, राइट। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 8 kg, तो अभी भी वो मास है, राइट। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट की, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आए, ठीक है, न्यूमरेटर में जो भी आएगा वो स्टिल इट इज वेलोसिटी, वो है तो वेलोसिटी ही, और नीचे जो है वो क्या है, टाइम, ठीक है। तो अगर हम एक्सेलरेशन का क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो ऊपर होगा वेलोसिटी का डायमेंशन, दैट मीन्स एल टी की पावर -1, राइट, और नीचे क्या है, एक और टाइम, ठीक है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। जब ये टाइम ऊपर जाएगा तो एक और -1 बन जाएगा, सो इट विल बिकम एल टी की पावर -2। ओके, सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ऑलराइट। अब हम इसी तरह से क्या कर सकते हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। फोर्स का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने किया अभी। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है और मास से हमें मल्टीप्लाई करना है, सो मास को हम लिखेंगे ये, ठीक है। दिस इज डायमेंशन फॉर मास, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन से, बिकॉज फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, तो मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन के डायमेंशन से, डायमेंशनल फॉर्मूला से, एल टी की पावर -2, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2, ऑलराइट, एम एल टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत जगह पर यूज होगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी टू द पावर -2, वेरी सिंपल, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बार बार यूज करना पड़ता है, इसीलिए हमें याद होना चाहिए। ओके, सिमिलरली अब हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आता है अगर प्रेशर। अब हम देख लेते हैं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जब हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था एम एल टी की पावर -2, ओके। अब हम इसे यूज करने वाले हैं यहाँ पर। नीचे क्या है, एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन एल स्क्वायर ही होता है, सो ये होगा एम एल टी टू द पावर -2, नीचे होगा एल स्क्वायर, ओके। सो वी आर यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। अब एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2, पावर क्या हो जाएगी -2, और ऊपर ऑलरेडी क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा एम पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, एल के ऊपर जो पावर थी वो 1 थी, यहाँ से आया -2, बेस दोनों का सेम है। टाइम की पावर क्या है, -2, दिस विल बी फॉर्मूला, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा एम
1 माइनस टू हो जाएगा -1, L टू द पावर -1, T टू द पावर -2. सो दिस इज फाइनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर. ऑल राइट, तो हमने प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया. सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क या फिर एनर्जी. ओके, वर्क और एनर्जी दोनों का ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दोनों की एसआई यूनिट जूल्स होती है, हमें पता है, और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा. डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. अब जितनी भी टाइप की एनर्जीज आ जाए, एनर्जी बहुत सारी होती है, राइट. एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, कोई भी एनर्जी आ गई, ठीक है, दिस इज एनर्जी. तो वो सभी एनर्जीज को हमें, एनर्जीज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, सभी एनर्जीज का सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. वेलोसिटी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, कुछ भी है, स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड वैसे तो डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा. सिमिलरली डिफरेंट टाइप की एनर्जीज का सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. अब हम देखते हैं क्या होगा. वर्क का अगर हम ओरिजिनल फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F into S. So again we are going to use the dimensional formula of force. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले ही लिखा है, m L T की पावर -2, राइट. और हम किससे मल्टीप्लाई करें, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ही होगा. तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई करें. अब लेंथ और लेंथ क्या हो जाएंगे, लेंथ स्क्वायर, m एज इट इज, लेंथ का हो गया स्क्वायर, t की पावर में आ गया -2, एंड दैट्स इट. ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया फोर्स की हेल्प से. ऑल राइट, तो अभी हमने देखा फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, राइट. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL T टू द पावर -2, और वो बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज होगा, तो हमें ये एग्जैक्टली याद होना चाहिए बिकॉज ये यूज हो रहा है बार बार. अब इसका मीनिंग क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, अब डायमेंशंस अगर कोई पूछता है फोर्स की क्या है, तो वो है 1 मास के अंदर, लेंथ में भी उसकी डायमेंशन 1 है, और टाइम में उसकी डायमेंशन है -2. ये जो नंबर्स हैं यही क्या होती है, डायमेंशन होती हैं, राइट. तो अब हम कैसे कहेंगे कि 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम. तो इससे हमें पता लगता है कि फोर्स बेसिकली मास पर कैसे डिपेंड करता है, लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, दोनों पर डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है एक तरह से. टाइम पर वो कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज टाइम की जो डायमेंशन है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में भी वो क्या है, -2 है, ठीक है. तो वो इन्वर्स स्क्वायर वाला वो आ जाएगा, ठीक है. डायमेंशंस इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज आर 0. अगर कोई पूछता है कि फोर्स की डायमेंशन करंट में क्या है, करंट को भी हम एम्पियर की वजह से ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट. तो एम्पियर में इसकी 0 होगी. मोल क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो भी 0 होगी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी में भी इसकी क्या होगी, 0 ही होगी. बाकी सभी बेस क्वांटिटीज में इसकी डायमेंशन क्या है, 0 है. वो सिर्फ लेंथ, मास और टाइम पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है. लेंथ में उसकी डायमेंशन 1 है, मास में भी 1 है, और टाइम में -2 है, ठीक है. सिर्फ इतना सा इसका मीनिंग है, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, बिकॉज फोर्स अगर हम देखें एज अ फॉर्मूला, अभी हमने देखा वर्क, एनर्जी, ठीक है, उससे पहले प्रेशर, अगर हम और भी बहुत सारे हैं, स्ट्रेस, तो जहां पर फोर्स एज इट इज यूज हो जाता है, ठीक है. चलिए, ओके. सो इन दिस रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर्ड, क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मैटर. अब देखो हमने कहा जैसे कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आ जाए, इनिशियल वेलोसिटी हो या फिर फाइनल वेलोसिटी हो या फिर स्पीड ही क्यों ना हो, हमें पता है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो अगर क्वांटिटी के बेसिस पर कोई पूछता है तो हमें पता है बहुत डिफरेंस है, हर एक का मीनिंग कुछ और है. दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, वो फाइनल है, और ये स्पीड है, राइट. तो हर एक का अपना अलग मीनिंग है, बट दे ऑल आर हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है. तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0
हो सकता है कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और उसकी फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हम मैकेनिक्स में ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी चेंज हुई है, 0 से क्या हो गई 10, बट क्वालिटी तो चेंज नहीं हुई। ये पहले भी वेलोसिटी थी, बाद में भी वेलोसिटी है, राइट। सो क्वालिटी मैटर करती है। जो हम डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ऑलराइट, मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसिडर्ड, क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ही सिर्फ मैटर करती है। सिमिलरली अगर आपके सामने आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वर्क आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाए या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, मतलब सभी क्या है, एनर्जीज हैं, सभी एनर्जीज हैं, तो दे ऑल विल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सभी का सेम ही फॉर्मूला होगा, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल फॉर्मूला होगा इन्हें कैलकुलेट करने का सबका अलग है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला सभी का सेम है। अगर आप यूनिट भी देखते हैं, ऐसा यूनिट, तो वो भी इन सबकी सेम है, यानी कि जूल, जूल वर्क को भी हम जूल में मेजर करते हैं, बट इट इज़ ये हमेशा करेक्ट हो ज़रूरी नहीं है। ये भी बात है कि हमेशा ये करेक्ट हो ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम है तो उनकी यूनिट्स भी सेम होंगी, दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं वर्क, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इज ओके, तो हमने देखा वर्क की जो यूनिट होती है वो हम यूज़ करते हैं जूल, राइट, ठीक है, वर्क की यूनिट होती है जूल और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट होती है जूल। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमसे कोई पूछता है वर्क का, तो अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया है, लास्ट टू लास्ट, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t टू द पावर -2, ml² t टू द पावर -2। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं, वेट so I can write dimensional formula of work as ml² t to the power -2, राइट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एक अलग क्वांटिटी की, दैट इज टॉर्क। इसे हम टाओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अभी तक आपने पढ़ी नहीं है टॉर्क, इसे हम टाओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को हम सिंपली W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। अब जो टॉर्क होता है वो यूज होता है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है। ये टॉर्क कब यूज होता है, जब हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट, जब हम किसी दरवाजे पर या फिर डोर पर जैसे हम फोर्स लगाते हैं, राइट, तो वो जो डोर है वो एक तरफ से तो हिंज्ड है, राइट, यहाँ से तो वो वॉल के साथ में अटैच्ड है, यहाँ से तो वो मूव नहीं करेगा, बट जब हम यहाँ फोर्स लगाते हैं एक एंड पर तो वो रोटेट ज़रूर करता है, राइट, वो रोटेट करता है, ठीक है। तो उस हम अप्लाई तो फोर्स ही कर रहे हैं, बट वो एक्ट करता है एज अ टॉर्क। हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया और उसका जो डिस्टेंस है जहाँ पर वो हिंज्ड है वहाँ से लेट से इसका डिस्टेंस r है, ऑलराइट, तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, फोर्स को इस r डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ज़्यादा डिटेल में हम इसको ऑब्वियसली मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो अगेन अगर आप इसको डायमेंशनली देखते हैं तो देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था वर्क का फॉर्मूला, तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ होती है और यहाँ पर है फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस r, राइट, तो ये भी एक टाइप की क्या है, लेंथ ही है, राइट। तो दोनों का फॉर्मूला सिमिलर सा लगता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएगा, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम। बट दोनों क्वांटिटीज बिल्कुल अलग हैं, वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं, टॉर्क को हम जूल में मेजर नहीं करते हैं, ओके, टॉर्क को हम जूल में मेजर नहीं करते। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि हो सकता है दो क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, ऐसा पॉसिबल है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, बट यूनिट्स भी सेम होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। टॉर्क की यूनिट जूल नहीं होती है, ओके, वर्क की यूनिट जूल होती है, बट टॉर्क को हम जूल्स में मेजर नहीं करते हैं। टॉर्क के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर से पढ़ेंगे, बट फॉर्मूला वाइज दोनों का, बिकॉज जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ गया, राइट, तो ऐसा हो सकता है। चलिए, सो
नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू डिफाइन डायमेंशनल फॉर्मूला. अब हमने इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे भी हैं, राइट? तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होता है. इट इज एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है. जैसे फोर्स का मैं दोबारा से लिख देता हूँ बिकॉज फोर्स का इंपॉर्टेंट है. एम एल टी टू द पावर -2. ओके, एम एल टी टू द पावर -2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. तो ये एक एक्सप्रेशन है विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और ये कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है? मास पर कर रही है, लेंथ पर कर रही है और टाइम पर कर रही है. इसके अलावा वो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है. ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन होता है जो कि हमें बताता है हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज, कौन सी और बेस क्वांटिटीज, और वो कैसे हमारी जो क्या बोलते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी उसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला. सिमिलरली अगर कई बार आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, कॉन्स्टेंट्स होते हैं बहुत सारे इक्वेशन में. फॉर एग्जाम्पल V इज इक्वल टू आई आर. दिस इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ. हम जब इसे डिराइव करते हैं हम कहते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट उन्हें इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं R. सो R इज बेसिकली अ कांस्टेंट. R क्या है? रेजिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट होता है. बट क्या वो डायमेंशनलेस भी होता है? नहीं, वो डायमेंशनलेस नहीं होता है. तो यहाँ पर वोल्टेज की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए और करंट की डायमेंशन तो होगी ही. जैसे हम करंट को तो एक डायरेक्टली वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. बट वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज की डायमेंशन हम लिख सकते हैं. वोल्टेज अगर एज अ फॉर्मूला देखें हम, वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, और चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है, अगर हम करंट को डिफाइन करते हैं एज, इसे हम नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं. यस, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम V इज इक्वल टू आई आर होता है, राइट? R इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हमें चाहिए. ठीक है, तो हम सबसे पहले V से शुरुआत करेंगे. V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है एम एल स्क्वेयर टी टू द पावर -2. आप चेक कर सकते हैं वर्क का फॉर्मूला एम एल स्क्वेयर टी टू द पावर -2. बट हमें चार्ज का नहीं पता है. अगर आप चार्ज के लिए देखना चाहते हो तो चार्ज करंट को हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइम. करंट का क्या है? एम्पियर, और टाइम क्या है? टी. ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज. तो ये आ जाएगा ए टी इस तरह से. ठीक है, अब दोनों ऊपर जाएंगे तो वोल्टेज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा एम एल स्क्वेयर टी टू द पावर -2 था. अब एक टी और आ जाएगा जो -1 होगा, तो क्या बन जाएगा? टी की पावर -3. और एम्पियर तो ऊपर है ही नहीं तो वो अलग से ही रहेगा. ये बन जाएगा एम एल स्क्वेयर. ठीक है, एम्पियर जो करंट की वजह से करंट के लिए जो आया है, दिस इज -1 क्योंकि वो नीचे था. ठीक है, और टाइम में क्या हो जाएगा? -3. ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वोल्टेज. और अब हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस के लिए जब निकालना है तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि क्या होता है? हम ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज एम एज इट इज. मैं यहां से लिख रहा हूं एम एल स्क्वेयर करंट -1 टाइम -3. ठीक है, और नीचे क्या है? करंट एज इट इज. अब ये करंट फिर से ऊपर जाएगा -1 बनकर, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ रेजिस्टेंस. ठीक है, एम एल स्क्वेयर करंट में हो गया -2 और टाइम में हो गया -3. करेक्ट. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस बोलने के लिए हमें लगता है कि वो एक कांस्टेंट है. ठीक है, बट उसका डायमेंशन
ऐसा नहीं होगा, इसको कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ml², करंट में -2, टाइम में -3, राइट। सो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला को, राइट। हमें सिर्फ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़। और हम डिस्कस करेंगे ये जो डायमेंशनल एनालिसिस हम कर रहे हैं इसके यूजेस के बारे में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू।